You're listening to Ecofiles podcast by Wildlife Conservation Trust. This is Field Voices, a special Hindi series hosted by Raza Kazmi. हमने हमारा एकदम से ध्यान गया सामने, तो एक काफी बड़ा इंडियन गौर मेल था। हम जगह पे रुक गए। थोड़ा सा पहले उसका भी हमारे तरफ ध्यान नहीं था। सर्टन टाइम के बाद उसने रियलाइज किया कि उसके साथ कोई और भी यहाँ पे जगह शेयर कर रहा है। सरप्राइज हो गया और वो अचानक से उल्टा दौड़ने लगा। डर के हमसे दूर भाग गया। मेरे साथ जो था मेरा साथी, उसको मैं बता ही रहा था, चलो अच्छा हुआ वो अपने से दूर भाग गया, आज अपना नसीब अच्छा था। मैं ऐसे बोल के खत्म ही हुई मेरी बात के बाद उसने वहां से यू टर्न लिया और वो सीधा हमारी तरफ दौड़ते आया। नमस्कार, खुशामदीद। WCT के पॉडकास्ट इको फाइल्स की श्रृंखला फील्ड वॉइसेस में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं हूं आपका मेजबान रजा काजमी। मैं एक वन्यजीव संरक्षक, लेखक, वन्यजीव इतिहासकार और कहानीकार हूं और WCT में संरक्षण संचारक के रूप में कार्यरत हूँ। फील्ड वॉइसेस श्रृंखला में आप मिलेंगे संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली उन शख्सियतों से जिनका काम तो अद्भुत है, लेकिन जो अमूमन हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उन कार्यों को अंजाम देते हैं। चाहे वो धरातल पर कार्यरत फील्ड से जुड़े लोग हों या युवा वन्यजीव जीव विज्ञानी, संरक्षण समाजशास्त्री हों या व्यवहार मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री हों या वन्यजीव प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ या अन्य संरक्षण कार्यों से जुड़े लोग जिनकी आवाजें हम अक्सर कम सुनते हैं। इस पॉडकास्ट श्रृंखला का हर एपिसोड आपको न सिर्फ ऐसे ही किसी अद्भुत व्यक्ति से मिलवाएगा, बल्कि आपको उनकी कहानी से प्रेरित भी करेगा। समुद्र में रहने वाला एक दुर्लभ स्तनपायी जीव ड्यूगोंग, सतपुड़ा के घने दुर्गम जंगलों में रहने वाला यूरेशियाई ऊदबिलाव, अंडमान के द्वीप से लेकर मध्य भारत के जंगल, महाराष्ट्र के घास के मैदान से लेकर समुद्र में उगने वाली घास। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इन सब का तो आपस में कोई रिश्ता समझ नहीं आ रहा, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है एक नाम, प्रसाद गायधनी। कुछ माह पूर्व WCT के नागपुर ऑफिस की एक खुशनुमा दोपहर को मेरी पहली मुलाकात हुई एक उतने ही खुशनुमा इंसान से। मधुर भाषी, चेहरे पर दमकती मुस्कुराहट और मन में बचपन से चला आ रहा प्रकृति और उसमें बसने वाले सभी छोटे बड़े जीव जंतुओं और वनस्पति के लिए गहरा प्रेम, फिर चाहे उनका घर जमीन हो या नदियां या समुद्र। चंद अल्फाज में प्रसाद का शायद यही सबसे सटीक और संक्षिप्त परिचय है। अब परिचय भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन इनके काम का कैनवस उतना ही विस्तृत और भव्य है। मुझे प्रसाद से बात करने को लेकर सबसे अधिक उत्सुकता इसलिए थी क्योंकि उनका शोध बाघ, तेंदुए, हाथी, भालू जैसे जानवर, जो कि अमूमन वन्यजीव जीव विज्ञानी की स्टीरियोटिपिकल इमेज वाले जानवर होते हैं, उनसे बिल्कुल हटकर कुछ ऐसे वन्यजीवों पर था जिनके बारे में मेरी जानकारी काफी कम थी। इनमें सबसे अव्वल था ड्यूगोंग। मैं पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिल रहा था जिसने इस अत्यंत दुर्लभ समुद्री स्तनपायी पर शोध किया था, और अब वो यूरेशियाई ऊदबिलाव पर काम कर रहे थे, जो कि एक और मायावी नदियों पर निर्भर जीव था जिसके बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित थी। और तो और प्रसाद ऐसे विरले जीव विज्ञानियों में से थे जिन्होंने जानवरों के साथ ही वनस्पतियों पर भी शोध किया, और एक बार फिर ऐसी वनस्पति प्रजाति पर जिसकी सच बताऊं तो मुझे ठीक से पहचान तक नहीं थी, समुद्री घास यानी सी ग्रास। लेकिन जितनी दिलचस्पी मुझे प्रसाद की शोध की गई प्रजातियों में थी, उतना ही कौतूहल मुझे इस बात को लेकर भी था कि उन्होंने जिंदगी का ये रास्ता चुना ही कैसे, और शोध के लिए ये अपरंपरागत
यानी अनकन्वेंशनल प्रजातियां क्यों चुनी? तो चलिए हम सुनाते हैं आपको प्रसाद और उनके प्रिय जीवों की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्ते प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा प्रसाद, इससे पहले कि मैं आपसे ड्यूगोंग और सतपुड़ा के जंगलों और ऊद बिलावों इत्यादि के बारे में पूछूं, और यकीन मानिए मुझे बहुत कुछ पूछना है आपसे उनके बारे में, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपकी कहानी जानना चाहता हूँ। आपका बचपन कैसा था, आप कहाँ पले बड़े, और आप वन्यजीव जीव विज्ञान और संरक्षण के क्षेत्र में कैसे आए? नमस्कार, मैं प्रसाद गाइधनी। वैसे बचपन से जानवरों का बड़ा शौक था। तो मेरे मामा जो थे, उनके पास खेती-बाड़ी थी, तो मेरा बचपन तो ज़्यादातर जो भी समर वैकेशंस थे, वो ज़्यादातर वही बीतते थे। तो वहीं से जानवरों से लगाव हुआ। मैं वैसे नासिक से हूँ और बचपन मेरा पूरा नासिक में गुज़रा, स्कूलिंग, कॉलेज ये सब नासिक में ही हुआ है मेरा। उसके बाद जब 2018 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने डब्ल्यूआई के साथ एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किया था। मास्टर्स के दौरान भी मैंने नासिक में कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे, उनके साथ अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे कुछ वॉलंटियरिंग हो या फिर प्रोजेक्ट एज़ प्रोजेक्ट असिस्टेंट या फिर इंटर्नशिप, इस तरीके के कुछ काम करते-करते ये फील्ड के बारे में जाना। फिर धीरे-धीरे जैसे और जानकारी मिलती गई, तो इसे एक एज़ अ करियर ऑप्शन सोच के फिर 2016 में मैंने एमएससी ज़ूलॉजी सिलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैं फिर ये करियर में एंटर किया। अच्छा, तो आपको बचपन से ही दिलचस्पी थी जंगल जानवरों में। लेकिन देखा जाता है कि इस क्षेत्र में आने वाले नए शोधार्थी आमतौर पर जमीनी जानवरों या चिड़ियों वगैरह से अपने शोध करियर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपके करियर की शुरुआत ड्यूगोंग जैसे एक बड़े अज्ञात से समुद्री जीव पर शोध से हुई। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? 2018 में जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपोज़र के लिए ढूँढ ही रहा था कुछ, जहाँ पे मुझे और नई चीज़ें सीखने को मिले। तो उसी दौरान मुझे डब्ल्यूआई का एक एडवर्टाइज़मेंट दिखा था, जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए एडवर्टाइज़ था वो, और अंडमान में काम करने का वहाँ पे मौका मिलने वाला था। तो वो कोई भी जो नया पास आउट होता है एमएससी वगैरह, उनके लिए तो एक ऑब्वियसली एक फ़ैसिनेशन है। तो वैसे सेम हालत मेरी भी थी। अंडमान का नाम देखा, तो अप्लाई किया, फिर सिलेक्शन भी हो गया। तो उनके साथ 1 साल मुझे अंडमान में काम करने के लिए मिला था एज़ अ इंटर्न। तो उस दौरान हम लोगों ने डुगोंग के इकोलॉजिकल सर्वे, जैसे सीग्रास हैबिटेट जो है, जो डुगोंग प्रेफ़र करते हैं, बिकॉज़ डुगोंग जो है वो अकेले मरीन हर्बीवोर है। उनके लिए जो मेन हैबिटेट है वो सीग्रास हैबिटेट है, जिस पे वो डिपेंड करते हैं उनका एग्ज़िस्टेंस। तो फिर उसके लिए सीग्रास हैबिटेट के सर्वेज़ होते थे। उसके साथ-साथ अवेयरनेस और आउटरीच कैंपेन्स होते थे, उसमें स्कूल स्टूडेंट्स के साथ काम किया जाता था और कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह प्रोग्राम भी डब्ल्यूआई कंडक्ट कर रहा था। तो उस टाइम ये सारे अलग-अलग चीज़ों के साथ एक्सपोज़र मिला, काम करने का एक अच्छा मौका मिला। अंडमान जैसी प्रिस्टीन जगह पे एक्सप्लोर करने का एक मौका था वो, तो काफ़ी अच्छा रहा वो 1 साल इंटर्नशिप। ठीक है, तो अब कहानी तो पता चल गई, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी ही तरह सभी श्रोता इस दुर्लभ जीव के बारे में भी और जानना चाहते होंगे। तो आप ज़रा ड्यूगोंग के बारे में बताएं। ये भारत में कहाँ मिलते हैं, क्या खाते हैं, इनकी जीवनचर्या क्या है, इनकी संख्या कितनी है, इन्हें खतरा किससे है, इत्यादि। डुगोंग एक स्तनधारी प्राणी है और लगभग वे 8 से 10 फीट तक बड़े होते हैं। 500-600 किलो तक उनका वज़न होता है। वैसे काफ़ी शांत स्वभाव का जीव है। मेजर थ्रेट उनके वही है कि नेट एंटेंगलमेंट, जैसे कि गिल नेट्स यूज़ होते हैं फिशिंग के लिए, तो नेट एंटेंगलमेंट के इश्यू होते हैं। फिर ट्रॉलिंग जो एक मेजर इश्यू है। बोट हिट्स, वो प्रोपेलर हिट करते हैं। ये प्रोपेलर की वजह से जो इंजरीज़ होती है वो, या फिर बोट हिट की वजह से काफ़ी एक मेजर थ्रेट है डुगोंग के लिए। अच्छा अच्छा, समझा। लेकिन ये ड्यूगोंग समुद्र में कहाँ तक मिलते हैं? कहने का मतलब है कि क्या ये पूरे समुद्र में मिलते हैं या कुछ समुद्र तटों के पास ही या किसी खास गहराई तक मिलते हैं? 1 किलोमीटर से ना, कि बल्कि मैं बताऊँगा ये डेप्थ पे और सनलाइट का पेनिट्रेशन पे डिपेंड होता है। तो जैसे कि सीग्रास फ्लावरिंग प्लांट है, और नेचुरली जो सारे पेड़-पौधे हम जो देखते हैं उनको फूड सोर्स जो है,
वो सूरज की किरणों से वो अपना खाना बनाते हैं। तो वैसे ही सीग्रास का भी सेम है, जहाँ तक सनलाइट पेनिट्रेशन होती है वहाँ तक वो पाए जाते हैं। वो ना कि किलोमीटर के हिसाब से बल्कि वाटर डेप्थ के हिसाब से उनका प्रेजेंस और एब्सेंस डिसाइड होता है। वाह! देखिए ये सब बिल्कुल नई जानकारी है मेरे लिए। लेकिन एक प्रश्न और आया मन में आपका जवाब सुनकर कि क्या डुगोंग सिर्फ जहाँ समुद्री घास होती है वहीं रहते हैं हमेशा, या कुछ ऐसा है कि वो समुद्र में और दूर तक भी जाते हैं और बस खाने के समय समुद्री घास वाले इलाकों में चले आते हैं? ज़्यादातर सीग्रास पैचेस में डुगोंग पाए गए, पर थोड़ा बहुत ऑफशोर भी कुछ साइटिंग्स होते हैं, बट ज़्यादातर तो एटलीस्ट मेरी जानकारी में जो है वो मतलब सीग्रास के आसपास शो नॉट नेसेसरी शोर पे ही कुछ कुछ अभी जैसे मेजर मेनलैंड कोस्ट जो होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस तक शैलो एरिया होता है, ना कि एक आइलैंड सिस्टम जो होता है वो काफ़ी अलग होता है, वहाँ पे सडन डीप पैचेस होते हैं या फिर शैलो एरिया भी काफ़ी हो सकता है या फिर सडन डीप पैच भी मिल सकते हैं। वैसे मेनलैंड में थोड़ा-सा अलग होता है, शैलो पोर्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मेनलैंड एरिया में, तो वहाँ पे जो सीग्रास हैबिटेट है वो भी काफ़ी दूर-दूर तक फैला हुआ होता है। अच्छा प्रसाद, हिंदुस्तान में इतनी जुबानें बोली जाती हैं कि एक ही जानवर के अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग-अलग नाम होते हैं और इससे उनके डिस्ट्रीब्यूशन यानी भौगोलिक विस्तार की भी जानकारी इनडायरेक्टली मिल जाती है। तो क्या ड्यूगोंग के केस में भी ऐसा है? तो हाँ, जैसे कि डुगोंग को तमिलनाडु के रीजन में कड़िल पशु से नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब सीका हुई एक होता है जो इंग्लिश कॉमन नेम है। तो जैसे अंडमान के बारे में हम सब जानते हैं, अंडमान एक अलग अलग जगह से अलग अलग कम्युनिटीज के लोग आके वहाँ पे रिसेटल किए गए उनको, और वैसे ही अंडमान के अलग अलग जो द्वीप है उसमें जो बंगाली कम्युनिटी जो है तो उनमें उनको जल सुअर कहा जाता है। तो वही सेम सी पीग या फिर वाटर पीग काइंड ऑफ है, और फिर उसके साथ साथ एक केरन कम्युनिटी है जो बर्मा से जुड़ी हुई है, उनके लैंग्वेज में भी उसे थोथी कहा जाता है। थोथी का मतलब वही होता है तो यानी कि पानी छी यानी कि सुअर, सो पानी सुअर। तो ज्यादातर जो नाम है वो लगभग मतलब इंग्लिश में कॉमन नेम तो उसका सी का हुआ है, पर अगर हम इंडिया के बारे में अगर बात करें तो ज्यादातर वो जल सुअर या पानी सुअर के सराउंडिंग ही काफी उसके नाम पाए जाते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है अभी इंडिया में जो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें वो एक गुजरात का पॉपुलेशन जो सबसे छोटा पॉपुलेशन माना जाता है, फिर तमिलनाडु में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है जो लगभग 150 तक इंडिविजुअल एस्टिमेटेड है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूआईपी सर्वे, और अंडमान का जो पॉपुलेशन है वो एक लगभग 50 इंडिविजुअल के आसपास। तीन ही पॉपुलेशन अभी इंडिया में एक्चुअली बचे डुगोंग के, तीन पॉपुलेशन है जो अभी भी काफी अलग अलग थ्रेड्स के अंडर और ये सारे प्रेशर्स के अंडर सरवाइव कर रहे हैं। वाह, बहुत ही दिलचस्प। अच्छा तो क्या ड्यूगोंग सिर्फ भारत में मिलते हैं या दुनिया में और कहीं भी पाए जाते हैं? ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डुगोंग का डिस्ट्रीब्यूशन काफी वैसे वाइड है। ओवरऑल ट्रॉपिकल वाटर्स में वो पाए जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर सऊदी अरेबिया और अफ्रीका के कुछ रीजन में भी वो पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन माना जाता है, उसके बाद सऊदी अरेबिया वगैरह वहाँ का भी पॉपुलेशन काफी अच्छा है। तो इंडिया में लगभग जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 200 के अराउंड है, कुछ जगह पे वो लोकली एक्सटेंड भी हो चुके हैं। पर इसके अलावा जैसे डुगोंग के रिलेटेड जो क्लोज रिलेटेड जानवर है वो एक मनाटी करके एक एनिमल होता है। तो मनाटी के 3 अलग-अलग स्पीशीज़ है, और क्या होता है जो डुगोंग है। पर डुगोंग जो है ये स्ट्रिक्टली मरीन एनिमल है, और मनाटी जो होते हैं वो मरीन वाटर्स के साथ-साथ वो ब्रैकिश वाटर या थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर हैबिटेट भी वो एक्सप्लोर करके वो पाए वहाँ पे भी पाए जाते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। और क्या ड्यूगोंग का शिकार अभी भी होता है? क्या शिकार से इस प्रजाति को सबसे बड़ा खतरा है या कोई और कारण है? पहले वैसे होता था कि शिकार काफ़ी पैमाने पे किया जाता था, स्पेशली मीट के लिए, ब्लैबर जो है काफ़ी मात्रा में उनमें, तो ऑयल एक्सट्रैक्शन या फिर एज़ अ फूड ऑल्सो, तो काफ़ी हंटिंग हो चुका है ऑलरेडी पहले, तो इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों की संख्या कम हो चुकी है। अभी आजकल के हिसाब में वैसे ज़्यादातर लोगों में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अवेयरनेस हो चुका है, तो बहुत कम पैमाने पे होता है, बट इल्लीगली कुछ जगह पे
होता होगा। मेन थ्रेट तो नेट एंटेंगलमेंट और बोट स्ट्राइक वगैरह, ये मेजर ये। अच्छा प्रसाद, एक और सवाल आया मन में कि क्या ड्यूगोंग भी डॉल्फिन या व्हेल की तरह ऊपर आते हैं समुद्र की सतह से? मैंने बहुत सारी तस्वीरें वीडियोस देखी हैं डॉल्फिन या व्हेल की पानी से निकलकर उछलते हुए, लेकिन कभी ड्यूगोंग की इस तरह की पानी के सतह पर आने की तस्वीर नहीं देखी। तो उनका इस मामले में बर्ताव कैसा होता है? स्क्रीन टाइम जो है वो 5 से 6 मिनट का है। तो पाँच एक बार जब वो सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं तो वो सांस लेके 5 से 6 मिनट तक वो पानी के नीचे रुक सकते हैं एक बार सांस लेने के बाद, और लगभग 30 मीटर तक वो डाइव करते हैं। और उतने पीरियड में वो ग्रेजिंग करना या फिर जो भी ट्रैवलिंग उनका जो भी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी वो करते हैं अंडर वाटर, और फिर वापस एक 5 से 6 मिनट बाद उनको वापस सरफेस करना पड़ता है। पर डुगोंग जो है वो जब ब्रीथ करते हैं वो सिर्फ वो अपना स्नाउट बाहर निकाल के वो ब्रीथ करते हैं, ना कि डॉल्फिन जैसे वो जंप करते हुए दिखेंगे, या फिर व्हेल जैसे वो टेल फ्लिपर बाहर आके फिर वापस वो ये करेंगे। बहुत कम देखा गया है डुगोंग, लगभग सिर्फ इतने आज तक जो जानते हैं उसके हिसाब से वो सिर्फ स्नाउट बाहर निकालते हैं, वो ब्रीथ करते हैं और वापस नीचे चले जाते हैं सर। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। और ये ड्यूगोंग किसी भी स्थिति में जमीन पे नहीं आते। और इनके प्रजनन की दर क्या होती है? कितने बच्चे होते हैं इनके एक बार में? लैंड पे कभी, वो स्ट्रिक्टली मरीन एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, वो कभी लैंड पे नहीं आते। लगभग 5 से 6 साल के बीच में एक बच्चा देता है डुगोंग। इनका काफ़ी स्लो ब्रीडिंग है और पेरेंटल केयर भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो लगभग माँ के साथ 1 से 1.5 साल तक बच्चा माँ के साथ बिताता है। इवन मैच्योरिटी पीरियड जो है ये भी काफ़ी वैसे लंबा है, तो 15 साल के या 15 से 18 साल के लगभग वो मैच्योर होते हैं। तो उसके बाद फिर वो प्रजनन चालू करते हैं, और वो भी मतलब जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल में एक बच्चा देंगे, और वो बच्चा 1 से 1.5 साल माँ के साथ बिताएगा। तो इसकी वजह से भी एक स्लो ब्रीडिंग एनिमल होने की वजह से भी उनका पॉपुलेशन रिकवर होना एक काफ़ी चैलेंजिंग है। वाह, आपसे बात करके कितनी सारी नई चीजें सीखी मैंने ड्यूगोंग और उसके पर्यावास के बारे में। लेकिन अब आप सतपुड़ा में यूरेशियाई ऊदबिलावों पर काम कर रहे हैं, तो ये अंडमान में ड्यूगोंग से आप सतपुड़ा में ऊदबिलाव पर कैसे पहुंचे? बताया जाए तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो प्लांट्स से चालू किया था। तो मैंने जब वॉलंटियरिंग चालू की है या फिर कुछ प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, जैसे मैंने आपको बताया था एमएससी के दौरान मैं कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स के साथ नासिक में काम कर रहा था। जूही पेटे करके एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, अंजनेरी करके एक हिल है नासिक में, वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। तो वहाँ पे सीरोपेजिया अंजनेरिका करके एक प्लांट स्पीसीज है जो आज तक ओनली नोन लोकेशन जो है वो एक ही हिल से है। आज तक वो प्लांट वहाँ से वो हिल छोड़ के उसके बगल वाले हिल पे भी आज तक उसका कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है। तो वो एक एंडेमिक प्लांट है वहाँ का, तो उसके ऊपर हमारा काम चल रहा था, और वहाँ से फिर वो प्लांट वगैरह का इंटरेस्ट था ही, साथ साथ जानवरों से भी लगाव था, स्मॉल मैमल्स में भी इंटरेस्ट था। तो जब ऑटर का काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला तो डेफिनेटली वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैं करना चाहूँगा, तो मैंने हँसी खुशी वो काम चालू कर दिया। अच्छा, लेकिन हमारी जब इस साक्षात्कार से पहले जस्ट ऐसे ही बात हो रही थी तो आपने बताया था कि अंडमान से आप जब डब्ल्यूसीटी में आए तो आप पहले ऊद बिलावों पर शोध नहीं कर रहे थे, बल्कि आपने सर्वप्रथम डब्ल्यूसीटी के एक दूसरे बड़े रोचक प्रोजेक्ट पे काम किया। तो जरा उसके बारे में बताइए। 2019 में मैंने जब एक्चुअली डब्ल्यूसीटी ज्वाइन किया था, तो उस टाइम मैंने डब्ल्यूसीटी का एक अनोखा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था उसका, कंजर्वेशन डॉग यूनिट, जो ये इंडिया का पहला डॉग यूनिट था जो डेडिकेटेडली वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के लिए यूज़ हो रहा था। तो जब मैंने डब्ल्यूसीटी ज्वाइन किया तो मैंने कंजर्वेशन डॉग यूनिट पे ज्वाइन किया था। कुछ साल मैंने कंजर्वेशन 1 डेढ़ साल मैंने कंजर्वेशन डॉग यूनिट पे काम किया, और उसके बाद फिर मैंने ऑटो प्रोजेक्ट पे ज्वाइन किया। तो ये खोजी कुत्ते वन्यजीव संरक्षण और शोध के क्षेत्र में कैसे और किन स्थितियों में इस्तेमाल होते हैं? डब्ल्यूसीटी के पास 2 प्रजातियों के डॉग्स है। एक है वाइमराइनर जो हाउंड से काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं, और दूसरे जो है ये बेल्जियन शेपर्ड या बेल्जियन मैलोनाइज जैसे बोलते हैं। तो बेल्जियन मैलोनाइज जो है ये काफ़ी फेमस ब्रीड है, जैसे कि हम देख सकते हैं इंडिया ये अमेरिकन यूएस आर्मी
या फिर इवन आजकल इंडिया में भी आर्मी, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारे जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो ये डॉग का इस्तेमाल कर रहे थे। ये काफ़ी ओबीडियंट, वर्क लाइन में काफ़ी एफिशिएंट डॉग माने जाते हैं। उनका स्निफिंग एबिलिटी और ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टिंग एनी काइंड ऑफ वर्क काफ़ी हाई लेवल पे। तो इसलिए बेल्जियन मैलों काफ़ी अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसी से प्रेफर किए जा रहे हैं। और वाइमराइनर जो है एक्टिव एंड वेरी सेंसिटिव, वेरी हाई सेंसेस ऑफ डिटेक्टिंग एनी एनिमल सेंट। तो हम जो है वो उसी चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। एनिमल सेंट ट्रैक करने में काफ़ी मदद कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो जैसे कि लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके बाद रोड इकोलॉजी सर्वेज होते हैं जिसमें साइन सर्वेज कंडक्ट किए जाते हैं। डब्ल्यूसीटी के डॉग्स रोड इकोलॉजी के सर्वे पे भी यूज हुए। उसके बाद पेंगोलिन डिटेक्शन, जैसे पेंगोलिन हम जानते हैं बहुत ही रेयर और क्रिप्टिक स्पीशीज है, आसानी से कोई देख नहीं सकता उसे। कई साल लोगों ने जंगल में काम करने के बाद भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेंगोलिन नहीं देखा है आज तक। तो उसको उसके बरोज खोजने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके साथ साथ अभी रिसेंटली डब्ल्यूसीटी डॉल्फिन ऑयल के लिए भी डॉग्स इस्तेमाल किए। अच्छा, और क्या ये कुत्ते शिकारी फंदे यानी स्नेयर्स वगैरह ढूंढने में भी इस्तेमाल होते हैं? स्नेयर डिटेक्शन में एक मेजर चैलेंज ये होता है कि स्नेयर जो है मेटल के स्नेयर्स यूज होते हैं, तो उनको खुद का कोई ऐसे पर्टिकुलर, कोई भी मेटल को एक खुद का पर्टिकुलर स्मेल नहीं होता है। डॉग जो काम करते हैं वो 100% स्मेल पे होता है। अगर कोई मेटल का स्मेल ही नहीं होगा तो वो बस वही चीज ढूंढ पाएंगे जो स्पेशली जो यूज स्नेयर होते हैं उसमें एनिमल सेंट होता है कुछ ना कुछ, या फिर ब्लड सेंट होता है। तो वो पर्टिकुलर क्यू लेके वो फिर उसको डिटेक्ट कर रहेंगे स्नेयर को। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अब जरा आप हमें यूरेशियाई ऊदबिलाव और उन पर डब्ल्यूसीटी के ऑटर हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जिसकी अगुवाई आप कर रहे थे उसके बारे में बताइए। तो 2016 में जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट और सतपुरा टाइगर रिजर्व टाइगर मॉनिटरिंग के तहत कैमरा ट्रैपिंग कर रहे थे, उस टाइम डब्ल्यूसी के कुछ कैमरा ट्रैप्स में ऑटर के फोटोज मिले। और उसको जब कंफर्म किया गया स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, तब पता चला कि ये यूरेशियन ऑटर है। तो ये इंडिया के लिए और सेंट्रल इंडिया के लिए पहला फोटोग्राफिक कंफर्म रिकॉर्ड था। यूरेशियन ऑटर ये सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटर है, काफी उस पर रिसर्चेस है, पर ये इंडिया में इसके ऊपर बहुत कम जानकारी है। इंडिया में ये किस तरह का हैबिटेट प्रेफर कर रहा है, इनका ओवरऑल इकोलॉजी क्या है, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये जानने के लिए 2019 में डब्ल्यूसीटी ने यूरेशियन ऑटर इकोलॉजी और हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उसके अंडर और ऑक्यूपेंसी, ऑटर ऑक्यूपेंसी एंड इकोलॉजी, ऑटो टेलीमेट्री और हाइड्रोलॉजी, ये तीन मेजर कंपोनेंट थे प्रोजेक्ट के। ओवरऑल अगर ऑटर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है सतपुरा टाइगर रिजर्व में, तो वो जानने के लिए सतपुरा टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैपिंग किया गया है। और उसमें ऑक्यूपेंसी सर्वेज में पाया गया कि उसका जो मेन तीन नदियां है सतपुरा टाइगर रिजर्व की, देनवा नदी, सोनभद्रा नदी और नागबरी नदी, ये तीन मेजर रिवर सिस्टम्स है, उनमें कहाँ का ऑटर पाया जाता है। उससे हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन पता चला। और जो ऑक्यूपेंसी सर्वेज कंडक्ट किए जा रहे हैं, मल्टी सीजन ऑक्यूपेंसी सर्वेज हम कंडक्ट कर रहे हैं, जिससे हमें सीजनल वेरिएशन भी पता चल रहा है। तो जैसे कि हमें पता है ऑटर तो इतने एरिया में तो पाया जा रहा है जो पोस्ट मानसून सीजन में, पर क्या वही डिस्ट्रीब्यूशन प्री मानसून सीजन या फिर जो हम समर सीजन कहते हैं उस टाइम भी है क्या? तो नहीं है। वैसे जब एक्चुअल सर्वेस कंडक्ट किए गए तो पता चला वो उसमें काफी फर्क आ रहा है। अगर यूरेशियन ऑटर्स के बारे में देखा जाए तो इन्हें हिल स्ट्रीम्स या फिर हिल स्ट्रीम्स और पेरिनियल स्ट्रीम से प्रेफर करते हैं हैबिटेट एज अ प्रेफर्ड हैबिटेट। तो इनको एक तो इम्पोर्टेंट चीज है, फ्लोइंग वाटर चाहिए इनको। हैबिटेट जो है ये कवर्ड हैबिटेट वो प्रेफर करते हैं, ताकि ये छोटा जानवर है और अकेला रहता है। यूरेशियन ऑटर जो है ये स्मूथ कोटेड ऑटर जो है वो पैक में पाए जाते हैं। वो एक साथ 4 से लेकर 10 इंडिविजुअल, 12 इंडिविजुअल भी देखते हैं लोग। और ज्यादातर वो ओपन रिवर्स जो है या फिर बैक वाटर्स में हमें काफी कॉमनली देखने को मिल जाते हैं स्मूथ कोटेड ऑटर। और वो साइज में भी काफी बड़े हैं यूरेशियन ऑटर से। पर यूरेशियन ऑटर सॉलिटरी एनिमल है, अकेले रहता है। ज्यादातर ब्रीडिंग पीरियड में वो मेटिंग पेयर में दिखाई देगा या फिर उसके बाद माँ और बच्चे से देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से वो कवर्ड एरियाज प्रेफर करते हैं जहाँ पे वो प्रेडेटर्स को एक्सपोजर ना हो ज्यादा। उनको फूड अवेलेबिलिटी के लिए वाटर कनेक्टिविटी भी जरूरी है, जैसे कि वो उनका मेजर लाइफ साइकिल जो है ये पानी से कनेक्टेड है।
ब्रीडिंग, फोरेजिंग, ये सारी चीजें वो पानी के ऊपर ही उनकी निर्भर है। तो इसलिए वो जहाँ पे पानी की उपलब्धि है वो जगह पे वो सीजन के हिसाब से शिफ्ट होते हैं। तो अगर गर्मी में कुछ नदियां है जहाँ पे पानी लगभग ना के बराबर होता है, सिर्फ डिस्कनेक्टेड पूल्स बच जाते हैं, तो वैसे एरिया से फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो सतपुड़ा में सिर्फ यूरेशियन ऊदबिलाव पाए जाते हैं या चिकनी त्वचा वाले ऊदबिलाव यानी स्मूथ कोटेड ऑटर भी मिलते हैं? लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, श्रोताओं के लिए जस्ट मैं बता दूं कि भारत में 3 तरह के ऊदबिलाव मिलते हैं: स्मूथ कोटेड, यूरेशियन और एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर। हाँ, तो जी प्रसाद, अब आप हमें बताइए। जहाँ तक अपना सर्वे हुआ है वो सारे एरिया में हमें अभी तक यूरेशियन ऑटर ही मिले हैं। बहुत पुराना एक WCT का एक रिकॉर्ड है जिसमें यूरेशियन ऑटर, स्मूथ कोटेड ऑटर का एक फोटो मिला था, पर उसके बाद वो भी मतलब नदी से दूर ही था। वो कुछ टाइगर के लिए कैमरास लगे थे, तो वो नदी से काफी दूर हमें एक फोटो मिला था, वो प्लेन एरियाज में। पर उसके बाद रिसेंटली तो यूरेशियन के मिल रहा है। अच्छा प्रसाद, तो मैं बड़े स्तनपाई जीवों की टेलीमेट्री के बारे में तो पढ़ता रहता हूँ, लेकिन ये ऑटर प्रोजेक्ट में ऊद बिलावों की टेलीमेट्री ट्रैकिंग कैसे होती है? टेलीमेट्री जो किए जाते हैं किसी जानवर का, उसमें उनको कॉलरिंग किया जाता है। तो हमने WCT ने VHF टैग्स यूज किए गए थे। VHF टैग्स की मदद से, जो बेसिकली VHF टैग जो थे इसे वेरी हाई फ्रिक्वेंसी टैग्स बोलते हैं, ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज इमिट करते हैं और सिग्नल एंटीना की मदद से हम सिग्नल कैप्चर करके हमें पता चलता है कि जानवर कितने दूर है, क्या है। तो ये एक फिक्स रेंज तक सिग्नल हम कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे हम जानवर के नजदीक पहुंचेंगे तो हमें सिग्नल मिलना चालू हो जाएगा। अगर जानवर वहां से दूर निकल गया तो सिग्नल देना बंद कर देगा। तो एक फिक्स डिस्टेंस होते हैं, वहां तक आपको उनके सिग्नल मिल सकते हैं कॉलर के। डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता चल गया, पर ये तो एक ऑटर का नहीं है ना, ये तो काफी सारे ऑटर है अलग अलग नदियों में। पर एक ऑटर एक्चुअली उसका वो लाइफ साइकिल कितना है, वो कहा उसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होम रेंज कितना है, एक जानवर कितने नदी में कितना एरिया यूज कर रहा है, ये सारे चीजें, या फिर वो डेनिंग साइट प्रेफरेंस क्या है उनके, ये बाकी भी कुछ चीजें होती है। ये कुछ ये बाकी इकोलॉजिकल फैक्टर्स जानने के लिए मेजर कंपोनेंट है टेलीमेट्री। अच्छा, और नदियों की हाइड्रोलॉजी वाला हिस्सा जो है इस प्रोजेक्ट का, उसमें क्या शोध किया जाता है और क्यों? ऑटर्स जो है ये सेमी एक्वेटिक मैमल्स है, लाइफ साइकिल पानी के ऊपर निर्भर होता है। तो अगर पानी होगा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो अगर ऑटर्स का लाइफ साइकिल अगर कंप्लीटली जानना है तो उसके लिए वहाँ का एरिया का हाइड्रोलॉजी भी जानना उतना ही जरूरी है। हम नदी में अलग अलग जगहों पे वाटर लेवल रिकॉर्डर्स लगा रहे हैं, जिससे हमें पानी का स्तर कितना कम ज्यादा होता है वो पता चलता है साल भर में। इसके साथ साथ रिवर क्रॉस सेक्शन भी कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि एक समय पे पानी नदी से कितना पानी बह रहा है। तो ये रिवर क्रॉस सेक्शन का डेटा और वाटर लेवल का डेटा को रिलेट करके फिर एक एनुअल एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितना पानी हमें मिल रहा है वो नदी से, या फिर नदी में पानी कितना कम ज्यादा हो रहा है साल भर में, ड्राई सीजन फ्लोज कैसे है। ये सारी जानकारी जो है ये हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज के अंडर कलेक्ट की जा रही है। तो उससे ये भी पता चल रहा है कि अगर पानी कम हो रहा है तो यूरेशियन वाटर पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे कि जो ऑक्यूपेंसी सीजन के जो रिजल्ट्स थे उसमें ये क्लियरली इंडिकेशन था कि जहाँ पे भी पानी की कनेक्ट मतलब फ्लोइंग वाटर नहीं है, डिस्कनेक्टेड पूल्स बचे, वहां से वाटर मूव हो रहे हैं। तो विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर अगर पानी ही नहीं बचा है नदी में तो वहाँ पे वाटर भी नहीं बचेगा। तो ओवरऑल ये चीजें सारे मॉनिटर करके उसके बारे में हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओ ठीक ठीक, समझ आया। तो अब ये बताइए कि आप लोगों के इस सारे शोध से ऊदबिलावों के लिए किन बड़े खतरों की पहचान की गई है? जैसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तो एक प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया होने की वजह से वहाँ पे बाकी डिस्टर्बेंसेस से काफी कम है। पर ओवरऑल अगर ऑटर्स के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ऑटर्स को मेजर थ्रेट जो है वो एक तो सेम जैसे कि फिशिंग में नेट्स यूज होते हैं, तो फिर गिल नेट्स या फिर बाकी जो नेट्स इस्तेमाल होते हैं, नेट एंटेंगलमेंट एक मेजर थ्रेट होता है। फिशरमैन और ऑटर में भी कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज क्रिएट होते हैं कई जगह पे, जहाँ पे जैसे स्पेशली स्मूथ कोटेड ऑटर्स जो होते हैं वो डैम के जो बैक वाटर्स होते हैं
वहाँ पे वो कॉमनली दिखाई देते, तो वहाँ पे फिशरमैन्स के साथ उन कॉन्फ्लिक्ट्स होते, जैसे कि ऑटर जो होते हैं इजी फूड पाने के चक्कर में कई बार फिर नेट से वो मछली चुराने की कोशिश करेंगे, उसमें कई बार अगर मेज डैमेज हो गए तो इसलिए फिशरमैन उनको रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हो सकता है कई बार वो मेश नेट में या ऑटर फंस के सफोकेट होके वो पानी के नीचे मर जाते हैं। तो वो एक मेजर रीज़न है। और उसके अलावा मीट या फिर उनके जो स्किन है या स्पेशली फर, उसके लिए उनका हंटिंग होता है। नदियों के प्रदूषण, चाहे जंगल की नदियां हों या इंसानी रिहाइश के इलाकों से बहने वाली बड़ी नदियां हों, उस प्रदूषण से भी तो ऊदबिलावों पर असर पड़ता होगा। नॉट जस्ट ऑटर बट ओवरऑल जब कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी कहीं पे भी एक सर्टन लिमिट से ऊपर होती है तो उसमें काफी डिस्टरबेंस जनरेट होता है। तो ऑटर ही नहीं तो बाकी भी जानवर वो एरिया से डिस्टर्ब हो जाते हैं ह्यूमन प्रेशर की वजह से। ये सारे ओवरऑल फैक्टर्स जो है ये सारे अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कमिटीज होती है, जैसे सतपुड़ा में की अगर बात करें तो सतपुड़ा में एक मेला समिति होती है जो ये मेले के दौरान अलग अलग सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। वो पब्लिक टॉयलेट्स हो, रिमोट जो मोबाइल टॉयलेट्स होते हैं उनकी सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। प्लास्टिक कचरा वगैरह इन चीज़ों के लिए ये गार्बेज कैन वगैरह ये सारे जो प्रेशर है आने वाले लोगों का, वो काफी संख्या जो है काफी बड़ी, कुछ लैक्स में होते हैं वो। एक छोटी सी जगह में इतने सारे लोग जब मैनेज करने होते तो वो एक गवर्नमेंट एजेंसी हो या फिर कोई भी एक समिति हो, कोई भी हो, उनके लिए वो एक ऑब्वियसली एक चैलेंज है उनके लिए भी। कहीं न कहीं वो चीज़ें हाथ से बाहर जाती है, फिर वो मान लो ओपन डिफिकेशन हो की वजह से पानी में काफ़ी मात्रा में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। जैसे सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व हम जानते हैं कि तवा डैम का एक मेजर कैचमेंट एरिया भी है। तो अगर ये पॉल्यूशन अगर वो पानी में जा रहा है, तो वो फाइनली तवा डैम में भी पहुँच रहा है ये सारा पॉल्यूटेड पानी। और तवा डैम से होशंगाबाद, हरदा जैसे जिलों को पानी भी सप्लाई हो रहा है। वो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए हो, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हो या कोई भी इंडस्ट्रियल यूज़ हो। तो सिर्फ़ जानवर नहीं, तो उसके साथ-साथ ह्यूमन भी अफ़ेक्ट हो सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो ये एक प्रेशर जो है ये कहीं न कहीं तो सारे इकोसिस्टम पे अफ़ेक्ट कर ही रहा है। सतपुड़ा की नदियों में काम करने की बात निकली प्रसाद, तो मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहा है। और ये इसलिए क्योंकि मैंने सतपुड़ा की पहाड़ी नदियां देखी हैं जब मैं कई साल पहले वहां जाता था, और कैसे वो नदियां बहुत जगहों पर दोनों तरफ तीखे एस्कारपमेंट्स के बीच बहती हैं। तो सवाल ये था कि ऐसे परिस्थितियों में आप जब काम करते हैं तो फ्लैश फ्लड्स में फंसने का डर रहता है क्या। फ्लैश फ्लड के बारे में जैसे आप पूछ रहे हैं, वैसे आज तक लकीली हम लोग तो कभी ऐसे मुश्किल में फंसे नहीं है। जैसे हम जानते हैं सतपुड़ा का ओवरऑल लैंडस्केप है काफी स्टीप वैलीज है। स्पेशली नागद्वारी नदी अगर देखा जाए तो पचमढ़ी से ओरिजिनेट होती है और नीचे कामती रीजन में वो देनवा को आके मिलती है। और मोस्ट ऑफ द वो जो भी पोर्शन है नदी का वो पूरा वैली से ही गुजरती है। वो नदी काफी स्टीप वैलीज है, बोल्डर्स काफी बड़े बड़े नदी में, रिमोट एरिया है। तो ये जो कुछ एरिया है वो काफ़ी फ्लैश फ्लड प्रोन एरियाज़ है। तो इसलिए जभी भी ये नदियों में हम काम करते हैं तो हमेशा एक इम्पोर्टेंट एज़ अ प्रिकॉशन एक सेफ्टी मेजर हम लोग हमेशा वो ध्यान रखते हैं कि अगर कभी भी वेदर प्रेडिक्शन में अगर बारिश की कुछ संभावना बताई गई, स्पेशली अभी वैसे बहुत कम होता है कि एकदम से बहुत इतना बारिश हो गया है। मानसून के अलावा ऐसे तो रेयर इवेंट्स होते हैं जब वो इमेंस रेनफॉल हो और फ्लैश फ्लड हो। तो वैसे तो कभी हुआ नहीं। पर बारिश के दौरान हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम लोग वहाँ पे वैलीज़ में कहीं पे नहीं रुकते क्योंकि फ्लैश फ्लड का तो धोखा हो ही सकता है। और वेट सरफेसेस होता है काफ़ी पथरीला एरिया, तो स्लिपरी हो जाता है। तो इन सारी वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं कि ऐसी जगह में हम बारिश के दौरान नहीं जाएं, क्योंकि एक सेफ्टी मेजर है वो। इतनी दिलचस्प बातें हो रही हैं प्रसाद कि मुझे पता ही नहीं चला कि कितना लंबा समय बीत गया आपसे बातें करते करते। बहुत लंबा साक्षात्कार हो गया, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल। आपका इतना लंबा समय बीता है फील्ड में, तो उसमें से कोई यादगार किस्सा है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। सबके लिए एक यादगार किस्सा रहा वो, एक तो वो गौर के साथ एक बार आमना सामना हुआ था। तो
बोरी करके एक नदी है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। तो वहाँ पे हम लोग यही ऐसे वाटर ऑक्यूपेंसी सर्वे के लिए अप्रैल का महीना था लगभग कुछ, और वाटर ऑक्यूपेंसी के कैमरेज लग रहे थे सारी नदियों में। तो 2-3 टीम में हम लोग डिवाइड हो चुके थे। तो अलग अलग एक टीम सोंदरा नदी में गई थी, एक टीम बोरी नदी में ऊपर के कुछ अपस्ट्रीम हिस्सा कवर कर रही थी। मेरी जो टीम थी, हम बोरी का डाउनस्ट्रीम हिस्सा जो है वो कवर कर रहे थे। तो शाम का समय था, लगभग आखिरी 2 कैमरे बचे थे, और वहां से हम लोग 4 किलोमीटर चल के हमें बाहर आना था 2 कैमरे लगा के, और फिर उस दिन का वो सारा काम कंप्लीट हो जाने वाला था। तो मैं था और मेरे साथ एक पचमढ़ी के एक लोकल फील्ड असिस्टेंट थे जो हमेशा हमारे काम में मदद करते। तो हमने खुदरी करके एक कैंप है, वहां से हमने चालू किया था चलना, और बोरी कैंप में हमें पहुंचना था। तो इसके ये 2 कैंप के बीच में लगभग एक 4.5-5 किलोमीटर का अंतर होगा। तो 1-1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद वो काफ़ी रॉकी पैच है वहाँ पे। तो उसके बाद एक सर्टन हाइट के बाद हम ऊपर चढ़ के जाते हैं, वाटरफॉल जैसा है, छोटा है, बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, बट एक कैस्केड है छोटा सा, जिससे हम ऊपर की जगह ज़्यादा क्लियरली नहीं देख पाते। तो एक जगह पे हमने कैमरा लगाया, और वहां से हम लोग जब पत्थरों से ऊपर आए, तो सामने एक लगभग 20 से 25 मीटर का विड्थ का ओपन सैंड पैच था। अप्रैल का महीना था, तो नदी लगभग सूख चुकी थी, और एक कोने से एकदम बारीक पानी की धार बह रही थी। तो बाकी तो ऑलमोस्ट पूरा जो रिवर बेड था वो ड्राई और सैंड बेड था। हम लोग एक 10-15 मीटर आगे चले, और उसके बाद हमने हमारा एकदम से ध्यान गया सामने, तो एक काफी बड़ा एक इंडियन गौर मेल था अकेला, जो नदी के लगभग बीचों बीच था, और वो नदी क्रॉस करके पानी तक जा ही रहा। तो हमने जैसे ही सामने गौर देखा, तो हम जगह पे रुक गए, ताकि कोई भी रिस्क नहीं लेनी थी। वाइल्ड कोई भी एक वाइल्ड एनिमल अगर सामने, डिस्टेंस मेंटेन करना एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग पीछे थोड़ा रुक गए। उसके बाद जब देखा, वो गौर का थोड़ा सा पहले उसका भी हमारे तरफ ध्यान नहीं था। तो जैसे एक सर्टन टाइम के बाद उसने रियलाइज किया कि उसके साथ कोई और भी यहाँ पे जगह शेयर कर रहा है, वो अकेला नहीं है जंगल में घूमने वाला। तो उसका हमारी तरफ ध्यान गया, वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया, और वो अचानक से उल्टा दौड़ने लगा, डर के हमसे दूर भाग गया। जो एक नेचुरल शाय गौर जो है काफी शाय बिहेवियर वाला जानवर है। वो जितना अवॉइड हो सके उतना वो ह्यूमन कांटेक्ट अवॉइड करते हैं। तो वैसे ही सेम उसने भी रिएक्ट किया हमें देख के, वो दूर भाग गया हमसे। वो सब देख के मैं, मेरे साथ जो था मेरा साथी, उसको मैं बता ही रहा था कि चलो अच्छा हुआ वो अपने से दूर भाग गया, आज अपना नसीब अच्छा था। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था हमारे बीच में, लगभग एक 25 से 30 मीटर डिस्टेंस होगा जहाँ से गौरव क्रॉस कर रहा था और हम जहाँ खड़े थे। उसके बाद मैं ऐसे बोल के खत्म ही हुई मेरी बात, और उसके बाद वो एक लगभग गया होगा 50-100 मीटर दूर भाग गया होगा। तो उसने वहां से यू टर्न लिया, और वो सीधा हमारी तरफ दौड़ते आया। हम नदी के बीचों बीच थे, न दौड़ने की जगह थी, उसके बाद क्लिफ्स थे, तो न चढ़ने की जगह थी, और हम बीचों बीच फंसे हुए। फिर उस दिन नसीब अच्छा था, एक साइड में छोटा सा एक अर्जुन का पेड़ था नदी के किनारे में। पेड़ वैसे बहुत छोटा था, 15-20 फीट का सिर्फ पेड़ था, वो छोटा था। हम दोनों कैसे तो भी भागते दौड़ते गए, वो पेड़ पे चढ़ गए। जो स्पीड से उस दिन पेड़ पे चढ़े, वो शायद पहले कभी चढ़ने का इमेजिन भी नहीं किया था कि हम इतने अच्छे पेड़ चढ़ सकते हैं। दोनों हम पेड़ के 2 डाली पे बैठे, वो गौर नीचे पेड़ के खड़ा है, और लगभग ये 4:30-4:45 के दौरान ये घटना चालू हुई। वो 4:45 बजे हम लोग पेड़ पे चढ़े थे। उसके बाद वो गौर पेड़ के नीचे लगभग ये चला 2.5 से 3 घंटे। तो मान लो 5 बजे से लेके हम लोग 7-7:30 बजे तक पेड़ पे बैठे रहे। जब तक उजाला था तब तक, गर्मी के दिन थे, अप्रैल महीना था, तो उजाला लगभग 6:30-6:45 बजे तक थोड़ा ना कुछ लाइट होता है, जब हम नेकेड आई से हम चीजें देख पाते हैं। तो तब तक तो जितनी बार भी हम लोगों ने कोशिश की नीचे उतरने की, वो गौर थोड़ा दूर जाता था। वो उसके बीच में उसने अच्छे से ब्रेक भी लिए, उसने तो सारे ब्रेक लिए, वाटर ब्रेक लिया वो जाके पानी पी के आ गया। फिर उसके उसके दौरान हम लोगों ने नीचे उतरने की कोशिश की,
वो वैसे ही पानी छोड़ के वापस हमारी तरफ दौड़ा चार्ज करने के लिए। फिर हम वापस पेड़ पे चढ़ के बैठ गए। तो ऐसा लगभग 2.5-3 घंटे चला। और फिर एक 7 बजे के दौरान अंधेरा हो गया। तो फिर हमें भी नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, गौर है नहीं है। तो फिर जंगल में हम जब भी जाते तो एक बेसिक सेफ्टी चीजें साथ में होती है, कि जैसे टॉर्च हो या फिर विसल हो, ये कुछ चीजें जो हम साथ में रखते हैं। तो विसल बजाने से तो कुछ होने नहीं वाला था, क्योंकि हम लगभग बीचों बीच थे जंगल के, तो हमारी विसल तो कोई सुनने नहीं वाला था। तो टॉर्च जो था वो काफी ब्राइट था, तो मैंने टॉर्च ऑन किया अंधेरा होने के बाद। तो मे बी उसको वो थोड़ा सा टॉर्च से वो घबरा गया हो, या फिर जो भी हुआ, लकीली फिर वो हम उससे थोड़ा सा दूर निकल गया। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे उतरे। फिर हमने सोचा नदी के बीचों बीच चलना ही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, ताकि हमें दोनों तरफ का व्यू मिले। फिर मैं और मेरे साथ जो साथी थे, वो भी एक्चुअली फॉरेस्ट के वॉचर ही है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ही वो एज अ वॉचर काम करते। तो पेट्रोलिंग के लिए इन लोगों के भी काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस रहे थे। तो वो भी फिर उतरने के बाद वो भी रिलीफ थोड़ा सा फील कर रहा था। और आज मेरा ये दूसरा एक्सपीरियंस है, जब हम गश्ती कर रहे थे तो उस टाइम भी हमारे ऊपर एक बार ऐसे ही चार्ज किया था। आज दूसरी बार चार्ज हो गया, तो काफ़ी डरे हुए भी थे, क्योंकि बैक टू बैक ऐसे 2 बार उनके साथ दौड़ के हादसे हुए थे। तो दोनों के लिए वो काफी एक यादगार रहेगा। पर उस दौरान एक चीज और एक बढ़ गई, जैसे कि साथ में हमारे 3 टीम थे। जैसे हम 3 टीम में बढ़ गए थे हम लोग, तो बाकी 2 जो टीम आए थे वो तो हमारे इंतजार में हैरान हो गए थे, क्योंकि अंधेरा हो गया। जहाँ पे मैं 1 घंटे में पहुंचने वाला था, वहां पे मैं लगभग 3 घंटे तक पहुंचा नहीं। तो फिर एक टीम बोरी कैंप में जाके चेक कर रही है, एक वहां से आगे एक कैंप पे वहां जाके चेक किया। बीच में से अगर हम नदी से बाहर निकल गए होंगे तो वो कैंप में भी हम नहीं थे, जहाँ से चालू किया था खुदरी कैंप, वहां तक जाके चेक करके आ गए हमारे साथी जो भी बाकी टीम के मेंबर थे। कहीं पे भी हमारा आता पता नहीं था। उसके बाद फिर वो लोग भी 2 टीम करके हमारे लिए निकलने वाले थे एज अ सर्च ऑपरेशन, ढूंढने के लिए कि हम लोग क्यों नहीं लौटे। उतने में हम लोग लकीली जो भी बचा कुचा एक 2.5-3 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो कवर करके हम लोग बोरी कैंप में पहुंचे। वहाँ पे एक फॉरेस्ट गार्ड है सतीश जी करके, काफी सालों से वो वहाँ पे पोस्टेड थे, तो उनसे काफी अच्छे संबंध बन चुके। वो अच्छे से पहचानते WCT टीम को। तो उन्होंने जैसे ही हमें देखा, वो पहले दौड़ते हुए आ रहे, आप कहाँ थे? बोले आपकी टीम के सारे मेंबर आपको खोज रहे हैं, काफी परेशान है, आप आए नहीं काफी देर से। तो जैसे उनसे मुलाकात हुई, मैंने बोला जो भी है जहाँ पे भी लोग होंगे जल्दी से आप एक वायरलेस करके बता दीजिए दूसरे कैंप में कि हम लोग लौट गए करके, तो हो सके अगर वो निकले नहीं होंगे तो वो रुक जाए। तो लकीली ये लोग हर्रा पल्ला करके एक कैंप है वहां से निकल ही रहे थे, 2 टीम में डिवाइड होके। तो उतने में उनसे कांटेक्ट हो पाया और वो फिर अंदर जाने से रुक गए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसाद, इतनी ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए। हालांकि हमारी गुफ्तगू काफ़ी लंबी चली, लेकिन मुझे यकीन है कि क्योंकि उसके मौजू, उसके विषय इतने मज़ेदार और रोचक थे कि मेरी ही तरह श्रोताओं को भी वक्त का पता ही नहीं चला होगा। एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया। फील्ड वॉइसेस श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर साझा करें, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे फील्ड वॉइसेस श्रृंखला की अगली कड़ी में। शुक्रिया। Thank you very much for listening. This podcast is presented by Wildlife Conservation Trust. This episode of Field Voices was written and hosted by wildlife historian and conservation communicator at WCT, Raza Kazmi. Shrutika Mulay, WCT's multimedia and digital communications executive, worked on the sound design, mixing, and editing. The artworks for the podcast have been created by Akshaya Zakaria, graphic designer and illustrator at WCT, along with Shrutika Mulay. To know more about the guests and our work, do visit www.wildlifeconservationtrust.org.